नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के जनक और गद्य साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र की। विद्यार्थियों, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 में हुआ। बहुत कम उम्र में इनका अपने माता पिता से साथ छूट गया। पहले इनकी माँ का देहांत हुआ और 9 वर्ष की आयु में इनके पिताजी का देहांत हो गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र शुरू से ही पैदाइशी बुद्धिजीवी थे। 5-6 वर्ष की अवस्था में वो कविता करने लगे थे, लोकोक्तियाँ रचने लगे थे। उनके पिता जब बलिराम कथामृत की रचना कर रहे थे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र उनके पास गए और उन्होंने कहा कि हम भी कविता बनाएंगे, और खेल ही खेल में उन्होंने एक कविता की 2 पंक्तियां रच डाली। निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि वो शुरू से, या यूं कहें कि पैदाइशी ही बुद्धि लेकर के आए थे। गोपाल चंद, जो उनके पिता का नाम था, उन्होंने कश्यप कथामृत की रचना की और उस कश्यप कथामृत को के सोरठे को की व्याख्या के लिए एक सभा आयोजित की, और सभा में एक से बढ़कर एक उस समय के विद्वान थे। संयोग से भारतेंदु हरिश्चंद्र भी उस सभा में बैठे थे। जब उस सोरठा का अर्थ किसी भी बुद्धिजीवी से नहीं आया तो विनम्र स्वभाव से उन विद्वजनों की सभा में खड़े होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा कि बाबूजी, क्या हम इसका अर्थ बता सकते हैं? और उन्होंने वो कर दिया जो उस सभा में बैठे हुए सभी बुद्धिजीवी वर्ग नहीं कर पाए। दोस्तों, बाल्यावस्था में ही उन्होंने उर्दू, अंग्रेजी, फारसी आदि की शिक्षा प्राप्त की। मात्र 13 वर्ष की अवस्था में 1863 में उनका विवाह मन्नो देवी से हो जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक ऐसे विद्वान थे जिनको तमिल और तेलुगु छोड़कर के सभी भाषाओं का ज्ञान था। उनका अधिकतर समय जीवन काल का पढ़ने और लिखने में व्यतीत हुआ। उनके पास हमेशा कागज और कलम रहा करती थी। 16 वर्ष की अल्प आयु में उन्होंने एक पत्र निकाला, कवि वचन सुधा, और 17 वर्ष की आयु में एक चौखंबा स्कूल की स्थापना की। 20 वर्ष तक आते आते ऑनरेरी मजिस्ट्रेट वे नियुक्त हुए। इसके अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र को रचनाएं रचने के अलावा, मैंने पहले भी कहा कि ये गद्य साहित्य के जनक थे। इन्होंने अपनी रचनाओं को गद्य के रूप में प्रस्तुत किया। इसके अलावा इन्हें अभिनय का भी शौक था। अनेक इनकी रची हुई रचनाएं, क्योंकि रंगमंचीय जमाना था वो समय, उसमें हर नाटक को रंगमंच के ऊपर प्रदर्शित किया जाता था। या यूं कहें कि नाटककार नाटक की रचना करते समय इस बात का विशेष वो ख्याल रखता था कि कोई भी नाटक रचे तो उसका रंगमंचीय, एक तरह से कहूं कि पर्यावरण होना चाहिए, और रंगमंच को ध्यान में रख कर के ही उस नाटक की रचना की जाती थी, जो कहीं न कहीं किसी न किसी जगह रंगमंच के ऊपर प्रदर्शित उसे किया जाता था। तो उस समय अभिनय का शौक, लिखने का शौक तो था ही, साथ साथ अभिनय करने का भी शौक था। तो अनेक नाटकों में रंगमंच पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अभिनय किया, और 1884 में
बहुत ही अल्प समय में वो इस संसार को छोड़ करके चले गए, मात्र एक 34 साल की उम्र में। लेकिन 34 साल की उम्र तक वो कारनामा कर गए जो बड़े बड़े विद्वजन नहीं कर सके। हिंदी साहित्य का इतिहास 1000 सदी से पुराना, लेकिन पूरा का पूरा साहित्य या तो पद्य में या ब्रज भाषा या अवधी भाषा या अरबी उर्दू फारसी में। लेकिन 1850 में जन्मते ही इन्होंने गद्य काल की रचना शुरू की और हिंदी साहित्य के इतिहास में एक अमिट नाम छोड़ करके चले गए, जिन्होंने एक नए युग की शुरुआत की, आधुनिक युग की जिन्होंने शुरुआत की। पारिवारिक रूप से भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत अमीर थे। उनके पिता, उनके दादा के दादा, यूं कहें कि 5वीं पीढ़ी से पहले तक, जब अंग्रेजों का शासनकाल था, तो अंग्रेजों के शासनकाल में ही एक बहुत बड़े एक जमींदार के रूप में इनके दादा परदादा रहे। तो निश्चित रूप से पैदाइशी ये रईस थे और इन्होंने अंग्रेजों का विश्वास किया, क्योंकि अंग्रेजों ने ही इन्हें आगे बढ़ाने का काम किया। इनके पास जो धन संपदा जो आई वो उस विश्वास के कारण से ही आई। ये अपने विषम परिस्थितियों में भी पारिवारिक स्तर पर वे, जो उस समय क्राउन नाम का एक अंग्रेज हुआ करता था जो बहुत बड़े ओहदेदार था, उनके अत्यंत विश्वास पात्र थे। कारण ये था कि भारतेंदु वैष्णव थे और वो अंग्रेज ये मान के चलता था और ये सत्य भी था कि वैष्णव विश्वासघाती नहीं होते। और अंत तक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उनके विश्वास को कायम रखा। उन्होंने देशभक्ति का जज्बा तो जगाया अपनी रचनाओं के आधार पर। वो एक तरफ से तो अंग्रेजों के हितैषी थे, उनको लाभ पहुंचाते थे, लेकिन दूसरी तरफ कहीं न कहीं उनकी रचनाओं में राजभक्ति के साथ साथ देशभक्ति भी झलकती है। चांदी के पालने में झूलने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन, जो जैसा कि मैंने बताया, सामंती वातावरण में पला और बड़े हुए। ऐसा कहा जाता है कि उनके जो विवाह हुआ था मन्नो देवी के साथ में 1863 में, उस विवाह में बारातियों को जिमाने के लिए, भोजन के लिए एक कुएं में चीनी डाली गई। अब मान सकते हैं कि उस जमाने में वो कितने रईस होंगे, कितने सामंतकालीन परिवेश की पले बड़े हुए रहे होंगे। उन्होंने एक कुएं में चीनी डाल दी और उस चीनी के घोल से, मीठे पानी से, शरबत से पूरी बारात का स्वागत किया। ऐसा माना जाता है कि उस जमाने में भारतेंदु हरिश्चंद्र की जब बारात निकली तो बारात की लंबाई 3 मील थी। आप इससे उनकी सामंतवादी, उनकी अमीरी का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि वो जमाना ऐसा था कि उस जमाने में कोई मशीनीकरण का युग नहीं था कि सबके पास मोटर गाड़ियां होंगी। ज़्यादातर बैलगाड़ियां रही होंगी निश्चित रूप से, क्योंकि ये खुद तो रईस थे, इनके पास हो सकती है, लेकिन जो बाराती थे वो सारे के सारे तो रईस नहीं हो सकते। तो 3 मील तक बारात जो बैलगाड़ियों से आई हुई होगी, एक बैलगाड़ी में 5 या 7 या 10 आदमी होंगे। कितना बड़ा परिवार होगा, कितनी बड़ी सामंतकालीन प्रवृत्ति उनकी रही होगी। खैर, इतने रईस होने के बावजूद उनका मन हमेशा किसी न किसी चीज को रचने में रहा और उन्होंने रचा। और न जाने कितने तो उन्होंने अनुवाद किए, कितनी खुद रचित रचनाएं उन्होंने रची, कितनी पद्य में रची, कितनी गद्य में रची, कितनी कविताएं उन्होंने रची, बहुत सारी। एक तरह से नाटक युग का शुरुआत अगर हम मान सकते हैं
तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम कहीं न कहीं उनके अंदर शामिल होगा, उनके अंदर शुमारी में आएगा। मैंने इनका जीवन काल बताया 1850 से 1884। दोस्तों, मैं जिस प्रसहन या जिस नाटक की चर्चा करने वाला हूं भारतेंदु हरिश्चंद्र की, वो नाटक, वो प्रसहन ऐसे समय में रचा गया कि उसके 3 वर्ष बाद में उनका देहावसान हो जाता है। और उस नाटक की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि हिंदी भाषी और बंगालियों की एक संस्था, नेशनल संस्था, उनके लिए उस नाटक की रचना की। और उससे भी बड़ी बात कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को उस संस्था ने, नेशनल संस्था ने, एक नाटक रंगमंच के लिए तैयार करने के लिए सिर्फ 1 दिन का समय दिया। दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आजकल जिस रंगमंच के लिए कोई नाटक की रचना की जाती है तो वो नाटक बहुत पहले रचा जाता है और उसके नाटक के हिसाब से वो रंगमंच सजाया जाता है। आधुनिक परिवेश में तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई कि उसको रातों रात सजाया जा सकता है, पर्दे बदले जा सकते हैं, न जाने देश भर की बहुत सारी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 1881 की। अंग्रेजों का शासन जरूर था, लेकिन टेक्नोलॉजी कहीं शासनकाल के बीच में नहीं थी। वो कोई कंप्यूटर, टीवी, टेलीविजन का जमाना नहीं था। वो उस रंगमंच का जमाना था जो खुले में पब्लिक लोगों के सामने रंगमंच पर वो नौटंकी की जाती थी और प्रत्येक पात्र को संवाद दिए जाते थे। वो पात्र संवाद को रटता था, याद करता था और पर्दे पर उन संवादों को उतारता था। इसके अलावा जब किसी नाटक की रचना रंगमंच के लिए की जाती है तो निश्चित रूप से उस परिवेश, जिस परिवेश में उस नाटक की रचना की जाती है, उस परिवेश को देखा जाता है। नाटक में एक से ज्यादा सीन हो सकते हैं, एक से ज्यादा परिवेश हो सकते हैं। ग्रामीण परिवेश आ गया, बाजार का परिवेश आ गया, जंगल का परिवेश आ गया, या कोई बगीचे फूलों का परिवेश आ गया, या कोई राजा महाराजा का सिंहासन आ गया। आप सोच सकते हैं कि इतने सारे परिवेश एक मंच पर एक साथ, क्योंकि लोग सामने बैठे हैं। आपको जो कुछ बोलना है लोगों के सामने बोलना है और उस चीज को प्रदर्शित करना है, लोगों की भावनाओं को जगाना है और लोगों को ये समझाना भी है कि उस नाटक का उद्देश्य क्या है। ऐसी परिस्थितियों में जब समय दिया जाए 1 दिन का कि आज आपको एक नाटक लिखना है और शाम को उस नाटक का मंचन होना है, और वो नाटक भी कहाँ, मंचन भी कहाँ होना है, काशी के दशाश्वमेध घाट पर, जो भीड़ भाड़ का इलाका है, जहां पर यात्री हमेशा जमा रहते हैं। उस घाट पर उस नाटक को अभिनीत करना है, मंजित करना है, मंचन करना है। दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वो नाटक भी लिखा और वो नाटक रात को प्रदर्शित भी हुआ। आप उनकी बुद्धि के कौशल का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक लेखक के दिमाग में इतनी सारी बात कैसे आई होंगी और कैसे उन सारी बातों को, पात्रों को समझाया होगा, कैसे रंगमंच का वातावरण बदला होगा और कैसे वो नाटक, वो प्रसंग, जो लोग सामने बैठे हैं उन लोगों को समझाया गया होगा पात्रों के द्वारा।
लेकिन निश्चित रूप से ये 20-22 पृष्ठों का एक प्रसंग जिसे कहें, नाटक का एक छोटा रूप, उसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा और उसे मंचित भी किया, और जिसके कारण लोगों ने उसे सराहा भी। उसका परिणाम ये हुआ कि उसके बाद हजारों हजारों बार उस नाटक का मंचन हुआ, और हर बार लोगों के अंदर गुदगुदी मची। लोगों ने परिवेश को समझा, उस समय की परिस्थितियों को समझा, और उन परिस्थितियों को समझ करके उस नाटक को सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंचाया। अब मैं नाम बताता हूं उस नाटक का, उस प्रसंग का। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा नाटक, ऐसा कौन सा प्रसंग है जो एक लेखक को कहा जाए कि आपको एक नाटक की रचना करनी है और उसको रंगमंच पर प्रदर्शित भी करना है, वो भी एक दिन में। दोस्तों, उस नाटक, उस प्रसंग का नाम है अंधेर नगरी। और वो अंधेर नगरी उस समय की शासन व्यवस्था के ऊपर तंज है, उस समय की न्याय व्यवस्था के ऊपर तंज है। लेकिन मैं सलाम करता हूं भारतेंदु हरिश्चंद्र को, जिन्होंने उन्हें बखूबी लिखा, समस्याओं को भी उठाया, लोगों का मनोरंजन भी किया, और अंत में सफलता के सर्वोच्च शिखर भी वे पहुंचे, वह भी मात्र 34 वर्ष की आयु तक रहने के कारण। अब मैं इसके आगे की बात आपको इसकी अगली सीरीज में बताऊंगा। नमस्कार, बाय।